हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है, यह कहाँ पे होता है और इसके क्या क्या चरण होते हैं, इसके अंतर्गत कितने संकुल होते हैं और उनके अवयव क्या क्या होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीकरी फास्फोलीकरण और प्रकाश फास्फोलीकरण में क्या अंतर होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ईटीएस क्या होता है। तो क्रेब्स चक्र के अंत में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, किंतु ऊर्जा ईटीएस के द्वारा NADH2 व FADH2 के ऑक्सीकरण के बाद मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की यह आंतरिक झिल्ली में होता है और एक यह वायवीय प्रक्रिया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ईटीएस में इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में एक वाहक से दूसरे वाहक को स्थानांतरित होते हैं। यह स्थानांतरण वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। ठीक है। तो जो ईटीएस होता है वह कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है और एक ये वायवीय प्रक्रिया होती है। और इसके जो सभी एंजाइम होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे क्रेब्स चक्र के अंदर में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और लास्ट में क्या बनते हैं, हमारे NADH2 और FADH2 बनते हैं। तो ईटीएस में क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ईटीएस के कितने संकुल होते हैं और उन संकुल के अवयव क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट संकुल आता है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज या फिर को एंजाइम क्यू रिडक्टेज, जिसके अवयव होते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं, और FES, जिसे हम आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं। दूसरा संकुल होता है हमारा सक्सिनेट को एंजाइम क्यू रिडक्टेज, जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, और इस संकुल में FES यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं। तीसरे संकुल का जिसका नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, उसके अवयव जो होते हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती है। चौथे संकुल जिसका नाम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, उसके अंतर्गत साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और कॉपर के 2 परमाणु होते हैं। और पांचवा संकुल हमारा ATP सिंथेटेज होता है, जिसके अंतर्गत अवयव में ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनों में 2 गतिशील चल वाहक प्रोटीन, जिन्हें हम साइटोक्रोम सी और कोएंजाइम क्यू यानी कि यूबीक्विनोन UQ से भी प्रदर्शित करते हैं, इस प्रक्रम में शामिल होते हैं। ठीक है। अब ये जितने भी हमारे को संकुल के नाम दे रखे हैं, तो उनके नाम हमारे को कैसे याद रखने हैं उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यदि किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे यौगिक ए है, वह संकुल के माध्यम से एक्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफ़र करता है। तो ए से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं इसलिए इसका अपचन यानी कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 ये रहा, कॉम्प्लेक्स 2 ये है, और कॉम्प्लेक्स 3 ये है, और कॉम्प्लेक्स 4 ये है, और कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है ATP सिंथेटेज होता है, जो ATP का निर्माण करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजनेज यानी कि कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। ठीक है। तो अब इसका ये नाम क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो NADH होता है उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन भी ग्रहण करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, NADH का डिहाइड्रोजनेशन करता है, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से यह मुक्त कर देता है। ठीक है। और जो प्रोटॉन मुक्त होते हैं क्या करते हैं, आंतरिक झिल्ली के अंदर जो होते हैं एकत्रित होते जाते हैं। और ये क्या करता है कि को एंजाइम क्यू ये रहा, इसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके रिडक्शन करता है। ठीक है। इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, को एंजाइम क्यू रिडक्टेज कहते हैं। और यहाँ पे ATP का निर्माण भी होता है। अब कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है इसको हम कहते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर सक्सीनेट को एंजाइम क्यू रिडक्टेज। ठीक है। तो अब इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजन, क्योंकि जो एंजाइम होती है वहाँ की, जहाँ से क्या बनता है, FADH बनता है क्रेब्स चक्र के अंदर, तो उसका क्या करता है, ये क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त करता है, प्रोटॉन मुक्त करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्यू में ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए इसे भी हम कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज कह सकते हैं। लेकिन पहले वाले कॉम्प्लेक्स का नाम भी कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज है और इसका भी तो सेम हो जाएगा, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख रखा है, सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। क्योंकि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होती है वह क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनिक अम्ल को फ्यूमेरिक अम्ल में कन्वर्ट करती है, जिसमें क्या होता है कि FAD प्लस FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं। तो हम इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज क्यों कहते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है इसको हम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कोएंजाइम क्यू से साइटोक्रोम में ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं, क्योंकि ये साइटोक्रोम का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और जो चौथा हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन
इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, ऑक्सीजन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, साइटोक्रोम सी का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। और यहाँ पे भी एटीपी का निर्माण होता है। और उसके बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जल का निर्माण करती है। और क्या होता है कि जो पाँचवा कॉम्प्लेक्स था हमारा एटीपी सिंथेटेज, वो क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और ये जो हम प्रक्रिया होगी उसको हम क्या करेंगे, पीटर मिश्र के सिद्धांत, जिसको हम रसायन प्रासंगिक सिद्धांत कहते हैं, उसमें समझेंगे। अब जो हमारा साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसमें Fe के साथ साथ दो कॉपर के केंद्र भी पाए जाते हैं। और यह जो होता है प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होता है। यह जो होता है ईटीएस का जो होता है प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ईटीएस में क्या होता है कि जो NADH2 होता है वह NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और अपने जो होता है दो प्रोटॉन मुक्त करता है, साथ ही दो इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसफर हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है कि इसके दो अवयव होते हैं, FMN और FES। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, FMN से होते हुए FES पे जाएंगे और FES पे जाने के बाद ये कोएंजाइम Q में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोएंजाइम Q का जो होता है रिडक्शन हो जाता है और कोएंजाइम Q किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोएंजाइम QH। ठीक है, तो ये जो कोएंजाइम Q है इसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्विनोन कहते हैं। और जो कोएंजाइम QH है उसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्विनोल कहते हैं। ठीक है, क्विनोन मतलब कि यह कीटोन है, जबकि क्विनोल मतलब कि यह क्या है, एक प्रकार की एल्कोहल है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है वो भी क्या करता है कि जो कोएंजाइम Q होता है उसका रिडक्शन करता है और यहाँ से जो FeDH2 होता है वही जो होता है FAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो कोएंजाइम Q में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स 3 के अवयव कौन कौन से थे, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यह जो इलेक्ट्रॉन होता है साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर प्रोटीन में जाते हैं और आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम सी में जाते हैं। और देन यहाँ से कहाँ पे चले जाते हैं, साइटोक्रोम सी की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोक्रोम सी का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे साइटोक्रोम सी से यह इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 के दो अवयव होते हैं, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साइटोक्रोम ए से होते हुए साइटोक्रोम A3 में चले जाएंगे और लास्ट में ये ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और प्रोटॉन के साथ जुड़ के जल का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे की तरफ, तो इनमें ऊर्जा के अंतर के मध्य जो होता है, इन कॉम्प्लेक्स के मध्य जो ऊर्जा होती है उसके अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। और अगर ये ऊर्जा ज़्यादा होती है तो क्या करता है, ADP के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ATP का निर्माण भी होता रहता है। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। फास्फोलीकरण की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी या ऑक्सीकरणीय फास्फोलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीकारी फास्फोलीकरण क्या होता है। तो NADH2 व FADH2 के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन क्रमशः संकुल 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 में होते हुए ATP सिंथेटेज संकुल के द्वारा ADP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक NADH2 से 3 ATP व एक FADH2 से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में NADH2 व FADH2 का ऑक्सीकरण होता है तथा ATP का निर्माण ADP के फॉस्फोलीकरण से होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी फास्फोलीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ATP का निर्माण किस प्रकार होता है। तो NADH2 तथा FADH2 का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है कि प्रोटॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन जो होते हैं इसके मैट्रिक्स भाग में मुक्त होते हैं अंदर की तरफ। अब क्या होगा कि जो प्रोटॉन होते हैं बाहर की तरफ पंप कर दिए जाते हैं, जिससे एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। अब जब ये प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है तो जो संकुल 5 होता है, यानी कि ATP सिंथेटेज, जिसको हम F0 F1 संकुल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, पेरोक्सिसोम यानी कि F1 कणों पे होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ATP सिंथेटेज संकुल होता है उसमें क्या होता है कि ADP जो होता है, जैसे ही जो प्रोटॉन होता है वह क्या करता है कि प्रोटॉन पंप के द्वारा बाहर चला जाता है, तो प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है, तभी ADP जो होता है अकार्बनिक फास्फेट से जुड़ जाता है और ATP का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रक्रिया से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो फर्स्ट हमारी प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और इसमें दो जो होती है ATP SLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बनती है और दो जो होते हैं NADH2 का निर्माण होता है, जो कहाँ पे जाते हैं, ETC के द्वारा ATP अणुओं का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि NADH2 के द्वारा कितने बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। इस प्रकार इससे जो होते हैं 6 ATP का निर्माण होता है और 2 ATP जो है इसमें SLP के द्वारा निर्मित होती है टोटल 4 है, पर 2 ATP यूज़ कर ली जाती है, इसलिए 2 ATP हम जो है नेट मानते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस से टोटल 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अब लिंक रिएक्शन से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो होती है, वहाँ से भी 2 NADH2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे बनता है पाइरुवेट से क्या बनता है, पाइरुविक एसिड से हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ठीक है, और वहाँ पे 2 NADH2 का निर्माण होता है, और यह NADH2 भी वापस ETC में जाते हैं, जहाँ से क्या होता है 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से लिंक रिएक्शन के द्वारा कितने बन गए, टोटल 6 ATP बन गए। अब क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्रेब्स चक्र होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से जुड़ के क्या बनाता है, सिट्रिक अम्ल बनाता है, और इसमें जो होते हैं एक तो SLP से GTP बनती है, जो कि ATP का निर्माण कर लेगी। ठीक है, और एक हमारे बनता है FADH2 बनता है, और 3 हमारे NADH2 बनते हैं। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। ठीक है, और हमारे पास टोटल जो है दो पाइरुविक अम्ल बनते हैं, जो कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो इससे 2 GTP यानी कि 2 ATP का निर्माण होता है, और 2 ही हमारे पास जो NADH2 तथा FADH2 से बनने वाली जो ATP होगी, ठीक है, तो उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 NADH2 से कितने बनेंगे, 3 3 9 ATP बनेंगे, और एक FADH2 से 2 ATP बनेगा। इस प्रकार टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 11 ATP बनेंगे। लेकिन क्या होगा कि हमारे पास क्या है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, इस प्रकार हमारे पास टोटल कितने 22 ATP के बनते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र से हमारे पास टोटल जो है 24 ATP प्राप्त हो जाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्र द्वारा 24 ATP का निर्माण होता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास शोषण में एक ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं, यहाँ पे 24 बन गए, यहाँ पे 6, टोटल हो गए 30, और यहाँ पे 8, मतलब कि टोटल 38 ATP बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीफास्फोलीकरण और प्रकाश फास्फोलीकरण में क्या अंतर होता है। तो ऑक्सीफास्फोलीकरण क्रिया के अंतर्गत प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑक्सीफास्फोलीकरण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ऑक्सीफास्फोलीकरण क्रिया श्वसन के समय होती है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण क्रिया प्रकाश संश्लेषण के समय होती है। ऑक्सीफास्फोलीकरण की क्रिया सभी कोशिका में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश फास्फोलिलीकरण की प्रक्रिया हरित लवक कोशिका में संपन्न होती है। ऑक्सीफास्फोलीकरण में इलेक्ट्रॉन परिवहन साइटोक्रोम तंत्र के माध्यम से होता है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण में इलेक्ट्रॉन परिवहन जो होता है PS1 व PS2 में होता है। ऑक्सीफास्फोलीकरण में ATP निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण में आवश्यक ऊर्जा सूर्य विकिरण से प्राप्त होती है। ऑक्सीफास्फोलीकरण क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन अंतराल झिल्ली से बाहर की तरफ गमन करते हैं, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण क्रिया में थाइलेकोइड झिल्ली में प्रोटॉन थाइलेकोइड गुहा के अंदर की तरफ गमन करते हैं। ऑक्सीफास्फोलीकरण क्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण होता है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण क्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। ऑक्सीफास्फोलीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल पर उपस्थित F1 कण पर संपन्न होती है, जबकि प्रकाश फास्फोलीकरण में यही क्रिया थाइलेकोइड पर उपस्थित क्वांटम सोम में संपन्न होती है।